नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर जो सब्जेक्ट चालू होने वाला है, जो आज स्टार्ट हो रहा है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़, उसको लेके ये आपका सिलेबस है। आपको पता होगा एग्री ज्ञानपीठ सिलेबस के साथ ही चलता है। तो आज के दिन जो भी जनरल चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, डेफिनेशन फूड और जो भी चीज़ें हैं फूड के बारे में, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जितना भी होगा इसका जनरल पार्ट में जो भी आता है उतना सारा कवर हो जाएगा पहले वीडियो का पार्ट में। तो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं साथियों। पहला है क्वेश्चन, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है जो दूध में सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। ध्यान रखना साथियों, कोई बताएगा फेट, कोई बताएगा प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट, लगता भी है जल, कोई नहीं सोचेगा कि जल पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर, जल। अगला है, दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो लैक्टोज होता है, लैक्टोज। यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग ग्लूकोज मार के आएंगे, ठीक है, कुछ फ्रक्टोज मार के आएंगे, क्योंकि एक जैसे ऑप्शन लगते हैं, सोचेंगे नहीं ग्लूकोज कहाँ पाया जाएगा, फ्रक्टोज फलों में होता है, सुक्रोज शर्करा में, लैक्टोज जो होता है वो दूध से संबंधित है, ठीक है। अगला है, दूध की प्राकृतिक अम्लता मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति से होती है? तो प्राकृतिक अम्लता पूछ रहा है, तो फास्फेट की उपस्थिति में, ठीक है, फास्फेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 4 नंबर, कोलेस्ट्रम में किस घटक की मात्रा सामान्य दूध की तुलना में अधिक होती है? तो कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला है, दूध में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन का नाम है? तो कैसीन प्रोटीन का नाम है, कैसीन दूध की प्रोटीन है, कैसीन। अब कुछ लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोच लेते हैं तो ग्लोब्यूलिन लगा देते हैं। तो कैसीन और मतलब जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं तो उनका गलत नहीं होता है, मतलब गलत नहीं है वो पढ़ने में, लेकिन बात ये है कि बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, ठीक है, तो ये गलती ना करें साथियों। दूध में किस प्रकार के विटामिन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों, जल व वसा मिले दोनों, ठीक है, जल वसा दोनों। पीएच बताओ भाई कितना है? तो पीएच होता है 6.5 कह सकते हो, 6.6 की बात है। अगला है, दूध में किस प्रकार का वसा पाया जाता है? तो दूध में फैट पाई जाती है, लेकिन वो सेचुरेटेड फैट होती है साथियों, सेचुरेटेड फैट, ठीक है। और ऑप्शन देगा नॉन सेचुरेटेड फैट कैसी है? तो ये सेचुरेटेड फैट है, नॉन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दूध में सबसे अधिक मात्रा में भाई कैल्शियम पाया जाता है? और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, ठीक है, इसलिए कहा जाता है भाई कैल्शियम कमी वाले लोगों को दूध पीना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में किस इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा अधिक होती है? तो एलजीजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन कंफ्यूज करता है। अगला है 11 नंबर, दूध का कौन सा घटक नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इम्यूनोग्लोबुलिन। दूध में कौन सा विटामिन हड्डियों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है? तो विटामिन होता है डी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम कौन सा? प्रमुख एंजाइम है साथियों लाइपेज, ध्यान रखना, प्रमुख एंजाइम जो है वो कौन सा है? लाइपेज। अब लैक्टेज ना मारना कि लैक्टेज बताया था, लैक्टोज, तो पूछ रहा है एंजाइम, ठीक है, तो लाइपेज है साथियों। लैक्टोज की असहिष्णुता किस कारण से होती है? ऑप्शन सी, लैक्टोज एंजाइम की कमी। दूध की गर्मी सहन करने की क्षमता को कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब थर्मल मीन्स टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से संबंधित है, तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व। दूध की गुणवत्ता का मापन किस विधि से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेसा यूरिन टेस्ट। तो रेसा यूरिन टेस्ट इंपॉर्टेंट साथी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे लिख देगा हंसा परीक्षण। आगे लोग तो हंसा परीक्षण लगा के आएंगे, तो हंसा परीक्षण भाई किससे संबंधित है, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो यहाँ पे है रेसा यूरिन टेस्ट। दूध का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो सामान्यतः होता है मित्रगण 1.026 से लेकर 1.032 तक होता है। दूध की वसा सामग्री को मापने की सामान्य विधि कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा सी, गैरबर विधि होती है, गैरबर विधि। मानव दूध की तुलना में गाय के दूध में किस घटक की मात्रा अधिक होती है? तो मानव दूध की तुलना में गाय के दूध में किस घटक की मात्रा अधिक होती है मित्रगण? तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। दूध में पाए जाने वाले कौन से खनिज हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। कोलेस्ट्रम में किस प्रकार की विटामिन विशेष रूप से अधिक पाई जाती है? तो ए नंबर ऑप्शन, विटामिन B1। सबसे अधिक कोलेस्ट्रम में विटामिन B1 पाई जाती है। सबसे पहले यह ध्यान रखना, बी पाई जाती है, और बी में कौन सी भैया? B1 विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रगण, इसको ध्यान रखना।
दूध में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये तो समझ गए होगे भाई, ये तो पढ़ा होगा बचपन से ही। निम्नलिखित में से कौन दूध में उपस्थित एक एंटीबॉडी? ये बताओ भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये एक एंटीबॉडी है दूध में। अगला है, दूध में उपस्थित ही कौन सा प्रोटीन कैल्शियम से मिलकर केसिन माइसिल बनाता है? तो कैसिन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी कैसिन है, जो क्या बनाता है? कैसिन माइसिल बनाता है। अगला है, दूध में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? जहाँ कैल्शियम का नाम आ जाए वही लगा देना, कैल्शियम फॉस्फेट। दूध के वसा कणों को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है भाई? तो है ऑप्शन बी, होमोजेनाइजेशन होती है, होमोजेनाइजेशन। कोलेस्ट्रॉल में लैक्टेज की मात्रा दूध की तुलना में कैसी होती है? तो भाई कम होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम होती है। दूध में पाए जाने वाला कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन के हो जाएगा। दूध की सफ़ेदी किस कारण होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, केसिन माइसिल के कारण होती है दूध की सफ़ेदी, यानी दूध का सफ़ेद रंग। दूध का वसा प्रतिशत गाय में लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3.5 से 4.5%। दूध में आयरन की कमी, दूध में आयरन की मात्रा किस स्तर पर होती है? तो बहुत कम स्तर पर होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी मित्रों। अगला है, दूध की वसा की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा फैटी एसिड होता है? सी नंबर, पामिटिक एसिड होता है, पामिटिक एसिड होता है। दूध का मुख्य जलविलीय प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन B2 है मित्रगण। अगला है, कोलेस्ट्रम देने की अनुशंसित अवधि क्या है? अनुशंसित अवधि है ऑप्शन बी, जन्म के 24 घंटे के भीतर मित्रों। अगला है, दूध में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए, शरीर को ऊर्जा देना। अगला है, दूध में उपस्थिति कौन सा विटामिन नेत्र दृष्टि के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, विटामिन सी। दूध का परीक्षण करने हेतु मिल्कोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, घनत्व जो होता है मिल्कोमीटर। अगला है 38, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लैक्टोज शर्करा होती है, ऑप्शन बी, लैक्टोज शर्करा। दूध का प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन क्या है? तो लैक्टोफेरिन है, ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोफेरिन। तो दूध का ये प्राकृतिक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है, लैक्टोफेरिन, BVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो लैक्टेज एंजाइम यहाँ पे आएगा। तो लैक्टेज एंजाइम पाचन में साथियों सहायक होता है। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन कैसीन का पीएच परिपक्वता के समय कितना होता है? परिपक्वता के समय कैसीन का पीएच पूछा है साथियों, तो 4.6 होता है, 4.6, ऑप्शन नंबर बी। दूध का प्राकृतिक रंग सफ़ेद होता है, इसका कारण क्या है? तो कैसिन माइसिल बहुत बार आ रहा है, तो कैसिन माइसिल जरूर ध्यान रखना साथियों। निम्न में से कौन सा खनिज दूध में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। कोलेस्ट्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की अधिकता होती है कोलेस्ट्रम में, वसा की होती नहीं है, पानी की अधिकता नहीं, लैक्टोज की नहीं, बल्कि प्रोटीन की सर्वाधिक अधिकता होती है किसमें? कोलेस्ट्रम में। दूध में किस प्रकार की वसा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो सैचुरेटेड फैट पाई जाती है, संतृप्त वसा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूध की जांच में MBRT टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैक्टीरियल गुणवत्ता, यानी देख लें कि इसमें बैक्टीरिया की गुणवत्ता कैसी। देखो, दूध में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो उनकी गुणवत्ता क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है? ठीक है। अगला है, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। तो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज जो है वो डाइसेकेराइड शर्करा होती है साथियों। ठीक है, अपने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े होंगे, ठीक है, शर्करा के प्रकार वगैरह पढ़े होंगे, तो कौन सी है? तो डाइसेकेराइड है। अगला है, दूध में किस विटामिन के कारण रतौंधी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विटामिन सी के कारण रतौंधी नहीं होती है। दूध का पाश्चराइजेशन किस उद्देश्य से किया जाता है? अब देखो, उसमें कई सारे ऑप्शन आपको दे देगा, विषाणु नष्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रोगाणु नष्ट करने के लिए। दुनिया नहीं याद रखना है आपको, केवल रोगाणु नष्ट करने के लिए ध्यान रखना है। तो रोगाणु ध्यान रख लेना है कि रोगाणु नष्ट करने के लिए हम पाश्चराइजेशन करते हैं। कोई बताएगा पाश्चराइजेशन कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में जरूरी है, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, कोई बताएगा? अगला है, दूध का विश्लेषण करने में उपयोग होने वाला लेक्टोमीटर किसे मापता है? देखो, लेक्टोमीटर घनत्व को मापता है। अब लेक्टोमीटर कुछ लोग बसा लगा के आएंगे, तो साथियों बहुत ध्यान रखना है, लेक्टोमीटर घनत्व को मापता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल पूछता है जहाँ पर फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मित्रों, ये आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो जो भी जनरल से संबंधित सिलेबस था, सामान्य चीज़ें थी, वो मैंने बता दी हैं। आपके सिलेबस की जो दो लाइनें ऊपर वाली, वो सारी समाप्त हो गई हैं, दोनों लाइन समाप्त हो गई। और फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में आगे का सिलेबस कंटिन्यू देखेंगे। आपको पता होगा एग्री ज्ञानपीठ PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए हैं, जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, पैटर्न का मतलब जो यूनिवर्सिटी पूछती आ रही है पिछले साल से,
और जो भविष्य में पूछेगी उस पैटर्न पे हम चलते हैं। और सिलेबस तो रखते ही हैं, ऐसे तो हम आपको 50,000 क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन सिलेबस जब हम देखते हैं तब सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। और आप अपनी तरफ से इसमें कुकू मत करें। कुकू का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसको क्या करेंगे, ये मत करना। यहाँ बहुत ज़्यादा सोच के हर क्वेश्चन दिया जाता है, तभी क्वेश्चन बहुत कम दिए जाते हैं। कंटेंट हमारा सीमित रहता है, गागर में सागर वाला होता है। हमारा एक वीडियो जो होता है एक किताब के बराबर होता है मित्रगण। अगर आप लोग इसको एग्ज़ाम हॉल में वीडियो देखने के बाद में जो पेपर देने जाते हैं उसके बाद में इस चीज़ को आप रिलाई करते हैं, और रिलाई करने के बाद आप हमें कमेंट भी करते हैं और हमें फ़ोन भी करते हैं, कॉल भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं कि आपने जो बात बोला था वो एकदम रियलिटी थी। तो मित्रों फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ। और प्लीज़ सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ 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 कितनी बार बताऊँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए ये प्रक्रिया चला सकें, ये सीरीज़ चला सकें और कहीं भी हम बंद ना हों। और हमारा जो प्रोत्साहन है इसी तरीके से बना रहे और आप लोग हमें प्रोत्साहित करते रहें, ताकि हम कंटिन्यू आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो फिर मिलता हूँ सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ इसी सब्जेक्ट और इसी सिलेबस के अनुसार। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर को लेके सेकंड सेमेस्टर का चल रहा था, डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज चल रहे थे। उसमें हमने सिलेबस की कल ये जो फाइल जो जनरल वाली लाइन थी ये करा दी थी। आज फूड प्रोसेसिंग, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन जो भी चीज़ें होंगी यहाँ तक हम सब करा देंगे। तो 50 क्वेश्चन कल हो चुके थे और आज 50 क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो हम 12 नंबर PDF था, 12 नंबर पेज था, 13 से स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 13 नंबर PDF पेज से। और प्लीज़ सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें और कंटिन्यू जो है चैनल को बहुत सारा प्यार दें, ताकि यही मनोबल हमारा हमेशा तक बना रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूध के पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है सी, रोगाणुओं को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी। पाश्चुरीकरण में आमतौर पर दूध को कितने तापमान पर और कितने देर तक गर्म किया जाता है? तो मैंने कल पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। जरूर ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन घुमा देगा, 63 दे देगा और 20 मिनट दे देगा, 63 दे देगा 10 मिनट दे देगा, तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने मिनट देखा नहीं है। तो 30 मिनट और 63 डिग्री सेल्सियस दोनों एक्यूरेट आपको ध्यान रखना है मित्रगण, ठीक है। तो ये आधा अधूरी चीज़ें मत पड़े। HTST बहुत इंपॉर्टेंट है। HTST पाश्चुराइजीकरण का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट आपका फुल फॉर्म ही पूछेगा, ज़्यादा इसके डिटेल में पूछने से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। और इतना तगड़ा पेपर है नहीं जो इसके डीप में क्वेश्चन बनाए, तो जाहिर सी बात है वो आपका फुल फॉर्म ही पूछेगा। ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। एक होता है लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। EHT दूध प्रक्रिया में तापमान कितना होता है? तो EHT जो होती है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, डी हो जाएगा 135 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। स्टरलाइजेशन का अर्थ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सभी सूक्ष्म जीवों का पूर्ण विनाश कर दिया जाता है। अगला है, बैक्टोफ्यूगेशन तकनीक में क्या हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया और बीजाणु को हटाया जाता है बैक्टोफ्यूगेशन टेक्निक में। अगला है स्टरलाइजेशन। देखो स्टरलाइजेशन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो ये पाश्चुराइजेशन का ही हिस्सा है, जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो पाश्चुराइजेशन का हिस्सा या पाश्चुरीकरण का हिस्सा है। अगला है, होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बसा कणों को तोड़ा जाता है होमोजेनाइजेशन में। होमोजेनाइजेशन का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, बसा को समान रूप से वितरित करना। मित्रों, बसा को समान रूप से वितरित करना। न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, खट्टे दूध की अम्लता को संतुलित करना न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ होता है। अगला है, क्रीम सेपरेशन में किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक का उपयोग होता है। दूध को ठंडा क्यों किया जाता है? सी नंबर ऑप्शन है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को ठंडा किया जाता है। तो ध्यान रखना, दूध को ठंडा बैक्टीरिया की वृद्धि जो होती है उसको कम करने के लिए, ताकि स्लो काम करे। अगला है, शीतन तापमान यानी जो कूलिंग टेम्परेचर होता है दूध के लिए कितना उपयुक्त होना चाहिए? तो कूलिंग टेम्परेचर होना चाहिए साथियों 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। EHT दूध का सेल्फ लाइफ, मतलब जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे जो दूध को गर्म करते हैं 135 डिग्री सेल्सियस पर, उसका जो सेल्फ लाइफ टाइम कितना होता है? वो कितना होता है? तो 6 महीने होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 6 महीने। अगला है, स्टरलाइज्ड दूध को स्टोर करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी, टेट्रा पैक या एसेप्टिक पैकिंग। अगला है 16 नंबर, दूध को 135 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 सेकंड तक गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, EHT कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, UHT। दूध में वसा को अलग करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो सी नंबर हो जाएगा, क्रीम सेपरेटर का प्रयोग होता है।
दूध में वसा का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? गाय के दूध का पूछा है तो 3.5% होता है। भैंस का अलग हो जाएगा, भैंस के दूध में आगे बता देंगे। तो गाय के दूध में वसा का परसेंटेज 3.5% होता है। अगला है स्टेरनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ताप द्वारा बैक्टीरिया नष्ट करना। अगला है बैक्टोफ्यूगेशन। बैक्टोफ्यूगेशन से क्या हटाया जाता है? तो बीजाणु और बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला है 21 नंबर, पाश्चुरीकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इन्हीं के नाम पर यह पाश्चुरीकरण पड़ा था। 22, दूध का ईओएचटी प्रसंस्करण किस प्रकार की पैकिंग में होता है? तो इसकी पैकिंग टेट्रा पैक तरीके की होती है। टेट्रा पैक पैकिंग होती है। दूध को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, भाई ये तो ईओएचटी, तभी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस पे बहुत लंबे समय तक ये स्टोर बना रहता है ईओएचटी टेक्निक से। होमोजेनाइजेशन में कौन सी गुणवत्ता सुधरती है? तो क्रीमी टेक्सचर जो होता है, जो क्रीमी टेक्सचर होता है वो सुधरता है। अगला है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दूध को खट्टा होने से बचाती है? तो न्यूट्रलाइजेशन भी, पाश्चराइज, ईओएचटी तीनों बचाती हैं। तीनों आपकी पाश्चराइजेशन से संबंधित हैं, तीनों बचाती हैं खट्टा होने से दूध को। दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए मित्रों। अगला है टेट्रा पैक का मुख्य लाभ क्या होता है? तो लंबे समय तक स्टोरेज रखना दूध को। अगला है 28 नंबर, दूध के स्टेलाइजेशन में किस तापमान पर गर्म किया जाता है? दूध के स्टेलाइजेशन में किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। होमोजेनाइजेशन किस तापमान पर किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। अगला है बैक्टोफ्यूगेशन प्रक्रिया में क्या यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, बैक्टोफ्यूज का प्रयोग होता है। दूध का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6.6। यूएचटी का पूरा नाम होता है, ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। दूध को खट्टा होने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। दूध को खट्टा होने से रोकने की प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं मित्रों। 34 नंबर है, दूध के शीतकरण का प्राथमिक उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु गतिविधि को रोकना। यूएचटी दूध को खोलने के बाद कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 दिन। दूध को ठंडा करने का सबसे तेज तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फ्लैट कूलर। क्रीम निकालने में उपयोग होने वाली मशीन कौन सी है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज। दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी साथियों, जल हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, जल। दूध की अम्लता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पीएच पेपर का प्रयोग किया जाता है, पीएच पेपर। न्यूट्रलाइजेशन में उपयोग किया जाने वाला सामान्य क्षार कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा सी, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला है स्टेशनाइजेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अधिकतम तापमान पर दूध को गर्म कर सभी सूक्ष्म जीवों को नाश करना। तो ये स्पोर्स सहित होता है, मतलब जो स्पोर्स भी इसमें शामिल होता है। अगला है किस प्रक्रिया में दूध के वसा कणों को इतनी बारीकी से तोड़ा जाता है कि वे समान रूप से वितरित हो जाएं, जिससे क्रीमी टेक्सचर प्राप्त होता है? तो उसे होमोनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, होमोनाइजेशन, 42 का बी। दूध के न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्रमुख लक्षण है ऑप्शन बी, खट्टे दूध की अम्लता को कम करके पीएच को बैलेंस बनाए रखना, संतुलित करना। पाश्चुरीकरण के तुरंत बाद दूध को ठंडा करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, किसी भी अपशिष्ट जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मित्रों। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो दूध के पोषक तत्वों में न्यूनतम कमी के साथ इसे लंबे समय तक स्टोर करने योग्य बनाती है? तो बी हो जाएगा यूएचटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग। अगला है 46 नंबर, स्टेलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, दूध में मौजूद सभी जीवित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है। पाश्चुरीकरण में कौन सा महत्वपूर्ण पैरामीटर नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, तापमान और गर्म करने का समय मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर दुग्ध प्रसंस्करण मतलब डेयरी प्रोसेसिंग में प्रयुक्त तकनीक नहीं है? तो डी हो जाएगा। तो हाइड्रेशन नहीं है मित्रों। अगला है क्रीम सेपरेशन प्रक्रिया में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला है होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, दूध के वसा कणों को समान रूप से वितरित करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन आपके आज पूरे हो चुके हैं सेकंड वीडियो लेक्चर में। ये पूरे 50 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं। 50 पहले वाले, 50 ये नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी 50 करा देंगे। ऐसे 10-12 वीडियो जो भी आए उसमें सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, नो डाउट पूरा आपका खत्म करा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, कोई भी क्वेश्चन में आपके डाउट नहीं रहेगा। सारे डाउट आपको यहीं पे छोड़ के जाना है, एग्री ज्ञानपीठ के ही ऑफिशियल चैनल पे छोड़ के जाना है। और
प्लीज़ सभी से गुजारिश है, उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे, लेकिन हाँ छोटी सी विनती है कि लाइक भी करते रहें, कमेंट जरूर करें, ताकि यूट्यूब को हमारा एल्गोरिदम पसंद आए कि हाँ आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। और बाकी हमारा कंटेंट तो बोलता है, आप लोग समझदार हो। और एग्ज़ाम देने के बाद में आपको खुद महसूस होता होगा कि हमने कहाँ से कितना पढ़ा और कहाँ से कितना आया। एग्री ज्ञानपीठ पर अगर आगे हो, जिस सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हो उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही जगह पे काला चिट्टा यानी एक ही तरीके से सारी चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे, एक ही छाते के नीचे मिल जाती हैं। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलता हूँ मित्रों तीसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर को लेके जो आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट चल रहा था डेयरी वाला, तो उसी को लेके तीसरा वीडियो लेक्चर है। 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, टॉप 100 क्वेश्चन जो थे वो करा दिए थे। उन टॉप 100 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन से प्लस आएंगे, 15 क्वेश्चन। और अगर आप एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार वीडियो देखते हो तो 20 क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसी से। और ये कंटिन्यू सीरीज चलती है, हर वीडियो का महत्व होता है, हर वीडियो में 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप कायदे से वीडियो को देखते हो, 2-3 बार देखते हो, तो आपके 10 प्लस क्वेश्चन एक ही वीडियो से हो जाएंगे। ये गारंटी ही नहीं बल्कि ये हमारा पब्लिक डोमेन में मेरी एक वो घोषणा कह सकते हो, और इसको मैं चैलेंज भी कोई करे तो करके दिखाए, हम मानता हूँ उसको। ठीक है, अगला है तो पहला क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करेंगे। तो दूध को चिलिंग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखो चिलिंग क्यों किया जाता है? दूध में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वृद्धि को जो है धीमा करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो जो दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करने के लिए दूध में चिलिंग करना जरूरी हो जाता है। क्रीम किस प्रक्रिया से बनती है? तो क्रीम जो होती है तो दूध को ठंडा करेंगे और फिर क्रीम को अलग कर लेंगे। तो दूध को बिना ठंडा किए क्रीम नहीं बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर देखते हैं। यानी बटर यानी इसी को मक्खन कहते हैं का निर्माण किससे होता है? तो क्रीम को फैट कर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, घी बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होती है? तो जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, मक्खन यानी बटर। दही बनाने में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन यानी किण्वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा ही दही बनता है। योगर्ट और दही में क्या मुख्य अंतर है? देखो एक चीज़ योगर्ट भी होती है। योगर्ट क्या होता है? तो योगर्ट में विशेष बैक्टीरिया का उपयोग होता है जो दही से अलग होते हैं। तो जो विशेष बैक्टीरिया का फ़र्क ही होता है योगर्ट और दही में मित्रों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, श्रीखंड किससे बनता है? तो श्रीखंड जो है दही को छान कर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दही को छान कर बनाते हैं श्रीखंड। ठीक है। आइसक्रीम बनाने में दूध के किस घटक को की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वसा की। आइसक्रीम बनाने में दूध के किस घटक की? तो वसा की। अगला है 9 नंबर, खोया किस प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, दूध को उबालकर गाढ़ा किया जाता है। दूध को उबालकर गाढ़ा कर दे। अगला है, इवोपोरेट मिल्क में क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध का पानी निकाल दिया जाता है मित्रों, दूध का पानी निकाल दिया जाता है। अगला है, कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, इवेपोरेटेड मिल्क जिसमें चीनी मिलाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध को चिलिंग के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मित्रों। बटर फैट की मुख्य इकाई क्या होती है? तो बटर फैट की मुख्य इकाई होती है फैट यानी कि वसा। दही में किण्वन के लिए कौन सा बैक्टीरिया मुख्य है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन नंबर ए। आइसक्रीम में एयर की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओबरन। अगला है, श्रीखंड की प्रमुख खासियत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, दही से पानी निकालना और चीनी मिलाना। कोई बताएगा श्रीखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ, मज़ा आ जाएगा जब इसको जान लोगे तो क्या कहते हैं बताओ। हिंदी तो पढ़ते हो आप, बताओ। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश भी देखना है, वरना हिंदी की भाषा ऐसी है जो समझ नहीं आती। घी की संरचना में क्या प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फैट। 18 नंबर है, इवेपोरेटेड मिल्क को बनाने के लिए दूध को कितने प्रतिशत तक संघनित किया जाता है? तो लगभग 60% पानी मिलाया जाता है। संघनित नहीं पूछा है, 60% पानी मिलाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला है, कंडेंस्ड मिल्क का सेल्फ लाइफ होता है 6 से 12 महीने। ऑप्शन नंबर सी, कंडेंस्ड मिल्क का सेल्फ लाइफ 6 से 12 महीने होता है। दूध को चिलिंग करने के लिए कौन सी समस्या कम होती है? तो चिलिंग कर देंगे जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाएगा, माइक्रोबियल जो ग्रोथ होता है कम हो जाएगा। बटर बनाने के लिए क्रीम की आदर्श तापमान सीमा क्या होती है? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होती है बटर बनाने के लिए क्रीम का जो आइडियल टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री, यानी बी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, खोया किस क्षेत्र में मुख्य रूप से उपयोग? भाई मिठाई बनाने में, ये तो पता ही होगा। दही बनाने में होगा, मक्खन, आइसक्रीम कतई नहीं। अगला है, दही में कौन सी प्रक्रिया
दही में कौन सी प्रक्रिया पोषण बढ़ाती है? तो किण्वन जो होती है वो पोषण बढ़ाती है। अब कुछ लोग पाश्चराइजेशन लगाएंगे, तो ध्यान रखना किण्वन होती है जो पोषण। चिलिंग और होमोजेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आइसक्रीम में कौन सा घटक ठंडा करके जमता है? तो फैट। ठीक है, ठंडा करके जमता है तो फैट। इवोपोरेट मिल्क को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग उपयुक्त होती है? तो जो होनी चाहिए वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए जिससे कि कोई भी उसमें आवागमन किसी भी चीज़ का ना हो पाए। दही के निर्माण में तापमान किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर दही का निर्माण होता है। ये आइडियल टेम्परेचर होता है 40 से 45। क्रीम से मक्खन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं चर्निंग। ऑप्शन हो जाएगा बी, चर्निंग कहते हैं साथियों। यूएचटी दूध की सेल्फ लाइफ होती है 6 से 9 महीने। ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 से 9 महीने। आइसक्रीम में स्थिरता बनाए रखने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाए जाते हैं? ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टेबलाइजर्स यानी स्थिरीकरण एजेंट होते हैं, वो मिलाए जाते हैं। दूध को चिलिंग करते समय पानी की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? सी नंबर है, ठंडक को बनाए रखने में मदद मिलती है साथियों। अगला है दूध में ठंडा करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है। ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। ऑप्शन बी। बटर के लिए क्रीम की आदर्श वसा मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। दूध बनाने में सबसे ज़रूरी प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, किण्वन सबसे ज़रूरी है मित्रों, किण्वन सबसे ज़रूरी है। ऑप्शन हो जाएगा ए। श्रीखंड किस दूध से बनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध को छानकर श्रीखंड बनाया जाता है। आइसक्रीम में स्थिरीकरण एजेंट का काम क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, टेक्सचर सुधारना। अगला है खोया किस तापमान पर बनाया जाता है? सी हो जाएगा, उच्च तापमान पर दूध को गाढ़ा करके खोया बनाया जाता है। इवेपोरेटेड मिल्क किस प्रकार का दूध होता है? तो पानी निकाल कर दूध को बनाया जाता है। अगला है कंडेंस्ड मिल्क में क्या जोड़ा जाता है? तो चीनी जोड़ी जाती है। दूध के चिलिंग में किस प्रकार की मशीन का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेफ्रिजरेटर का उपयोग होता है। चिलिंग में दूध के लिए सही किण्वन टेम्परेचर क्या होता है? तो सही किण्वन टेम्परेचर होता है सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। बटर बनाने के लिए क्रीम को कैसे फेंटते हैं? तो तेज़ गति से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तेज़ गति से। यूएचटी मिल्क में यूएचटी का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। फुल फॉर्म ध्यान रखना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। आइसक्रीम में ओवररन क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, फेंटने के बाद वायु की मात्रा को दर्शाता है। दही और योगर्ट में मुख्य अंतर बता दिया था, फिर देख लीजिएगा। योगर्ट में विशेष बैक्टीरिया होते हैं जो कि दही में नहीं होते हैं। खोया का सबसे अधिक उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 46 नंबर है, इवेपोरेटेड मिल्क में पानी की मात्रा होती है तो 60% होती है। इवेपोरेटेड मिल्क जो होता है पानी में, पानी की मात्रा 60%। दूध में वसा की मात्रा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 से 4%। 3 से 4। दूध के चिलिंग के बाद उसका तापमान कितना रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहता है, 4 से 6। बटर के निर्माण में क्रीम का क्या रोल होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, फैट को अलग करना, बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, श्रीखंड किस प्रक्रिया से बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, दही से पानी निकालकर और चीनी मिलाकर। दही से पानी निकालकर और उसमें चीनी मिला दिया जाता है, जिससे श्रीखंड तैयार हो जाता है। तो मित्रों, ये 50 क्वेश्चन हमने आपके बता दिए हैं। तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो चुके हैं इस तीसरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। चौथा वीडियो लेक्चर हो जाएगा, वहाँ तक आपके 200 पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। इन 200 क्वेश्चन में आपके 30+ क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। बाकी जो होंगे 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन वो बाकी वीडियो से आपके मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से समझ सकते हो एग्री ज्ञानपीठ कितनी डीप से आपको चीज़ें बताता है। मित्रों, मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छोड़ना है। जिसको आप कठिन कहते हो ये कोई नहीं कर पाता है, बट वो कोई ना कर पाता हो ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आता है एग्री ज्ञानपीठ से ही है। और अगर हमारा स्टूडेंट हर वीडियो को बड़ी चौक और बड़ी ईमानदारी हॉनेस्टी से देखता है तो रियल बात है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आता है। और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी लोग प्लेलिस्ट पे जाएं। हर सेमेस्टर के हर विषय के काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं। इतने वीडियो पढ़ें कि आपको मतलब हो जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत आपको नहीं है मित्रों, ठीक है। और जो लोग 10-10 किताबें पढ़ते हैं वो हम 2 ही 4 वीडियो में बड़ा काम करके दे देते हैं। देखो मित्रों, किताबें पढ़ना अलग होता है। किताबें तब पढ़ो जब थ्योरी है आपकी, आगे कंपटीशन में काम आएगी। किताबें पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन आज का जो समय है थोड़ा स्मार्ट हो जाओ। जो एग्जाम चल रहे हैं अब आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मार्ट तरीके से उन क्वेश्चन को देखो। एग्री ज्ञानपीठ आपको बिल्कुल परोसा हुआ खाना दे रहा है, केवल आपको खाने की ज़रूरत है। तो समझदार होगे तो प्लीज़ इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करते रहें। और दिए गए लिंक से टेलीग्राम लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। और वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक क्रम वाइज पड़े हुए वहाँ पे मिल जाते हैं। और पेड क्विज भी कराई जाती है ताकि आप 200-400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। ये जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ कराते हैं वहाँ आप पेड क्विज पे प्रैक्टिस कर लें, और वहाँ पे आपको सारी पेड क्विज मिल रही है। और वहाँ से पेड क्विज जो है
आपके लिए उपलब्ध है और उसको ज्वाइन करने के बाद में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको गलत होंगे वहीं पे कुछ पे गलत होंगे, एग्जाम हॉल में आपके गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। इस तरीके से हर संभव प्रयास में चारों तरफ से हम आपके एग्जाम सेमेस्टर के लिए लगा हुआ हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना है, लेकिन हमारा वादा है कि अब की बार एग्री ज्ञानपीठ 95% नंबर देगा, 95% भी निकाल कर दिखाएगा और आपके सामने आपकी आंखों के समक्ष पब्लिक डोमेन में। ठीक है, फिर मिलता हूँ चौथे वीडियो लेक्चर के साथ, इसी विषय और इसी सेमेस्टर इसी सिलेबस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो है चौथा वीडियो लेक्चर है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट से, बीएससी एग्रीकल्चर चौथा सेमेस्टर से। और सब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक सेकंड। सब्जेक्ट है आपका डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़, डेयरी सेफ्टी एंड प्रोसेसिंग इश्यूज़। तो आज चौथा वीडियो लेक्चर है, काफ़ी सिलेबस आपका हो गया था। और आज हम कहाँ तक करेंगे, तो आज हम जो भी चीज़ें हैं जैसे बटर है, घी है, दही है, यहाँ से कुछ चीज़ें छूटी थी, तो आज हम पनीर और ये यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में आपका बाकी बचा हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो अंतिम वीडियो आएगा उसमें पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर करा दिया जाएगा। मास्टर वीडियो होगा जिसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस स्मार्ट तरीके से अगर आप चलोगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आप अपनी तैयारी को एक बेटर बनाएंगे। ठीक है, जो व्यक्ति 6 महीने में करता है वो आप 1 महीने में ही नहीं बल्कि एग्जाम के 1 दिन पहले ही कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है WMP का पूरा नाम है। तो WMP का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए होल मिल्क पाउडर। होल मिल्क पाउडर ऑप्शन नंबर ए है होल मिल्क पाउडर। SMP का मतलब क्या है? SMP का होता है ऑप्शन नंबर बी स्किम्ड मिल्क पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से फुल फॉर्म बनेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही दिए है। ठीक है, पनीर बनाने के लिए दूध में कौन सा एजेंट डाला जाता है? तो दूध में एसिटिक एसिड या नींबू का रस डाला जाता है, और एसिटिक एसिड में भी नींबू के ही रस के ही गुण होते हैं। ठीक है, चीज़ बनाने में दूध को किस रूप में बदला जाता है? तो दूध को जमाना और उससे फिर फैट को अलग करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दूध को पहले जमाते हैं फिर फैट को अलग करते हैं। अगला है छेना किस प्रकार का दूध उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छेना एक प्रकार का पनीर है। एक प्रकार का पनीर दे देगा। छेना एक प्रकार का क्या है, या छेना किस कंपोनेंट के तहत आता है? तो पनीर के अंतर्गत। ठीक है, तो कुछ लोग क्रीम लगाएंगे, तो छेना जो है पनीर के अंतर्गत आता है मित्रों। अगला है चेडर चीज़ किस देश का पारंपरिक चीज़ है? पनीर है तो इंग्लैंड का ये होता है। चेडर पनीर जो होता है वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ऑप्शन नंबर सी, और काफ़ी फेमस है। अगला है मोज़रेला पनीर का चीज़ का उपयोग मुख्यतः किस व्यंजन में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिज्ज़ा में मोज़रेला पनीर का उपयोग होता है। WMP और SMP में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए WMP में वसा अधिक होता है जबकि SMP में वसा कम होता है। अगला है पनीर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हो जाएगा बी नंबर फ्रोजन स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है, फ्रोजन स्टोरेज। पनीर में रिपेयरिंग का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी पनीर का पकना और फ्लेवर विकसित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। छेना का उपयोग किस प्रकार की मिठाई में किया जाता है? तो रसगुल्ला, काला जाम। ऑप्शन नंबर ए। फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला है फूड सेफ्टी के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? ऑप्शन हो जाएगा ए रोगजनक बैक्टीरिया का भोजन में होना। रोगजनक बैक्टीरिया का भोजन में होना। फूड हैजार्ड में कौन शामिल नहीं होता है? तो स्वाद नहीं शामिल होता है। देखो फूड हैजार्ड में बायोलॉजिकल हैजार्ड भी, केमिकल और फिजिकल तीनों हैजार्ड शामिल होते हैं। ठीक है, जैविक और रासायनिक और भौतिक, लेकिन ये स्वाद कोई हैजार्ड में नहीं आता है। अगला है 15 नंबर फूड सेफ्टी में बायोलॉजिकल हैजार्ड में किस प्रकार के खतरे शामिल होते हैं? तो बायोलॉजिकल हैजार्ड में सबसे अधिक खतरा जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगी का। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है फूड सेफ्टी का स्कोप किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित सभी पहलुओं को, तभी जाके इसका स्कोप बढ़ेगा जब आपकी क्वालिटी ठीक होगी। चीज़ में यानी पनीर में होमोजेनाइजेशन का क्या लाभ होता है? तो जिससे क्या होता है होमोजेनाइजेशन से पनीर में चीज़ की यानी पनीर की गुणवत्ता बढ़ जाती है और टेक्सचर में काफ़ी सुधार आता है, देखने में बहुत अच्छा सुडोल लगता है। अगला है मोज़रेला चीज़ किस तरह की बनावट का होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी मुलायम और खींचने वाला। तो मोज़रेला जो होता है मुलायम और खींचने वाला होता है, तभी ये पिज्ज़ा के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। फूड सेफ्टी की प्रमुख जरूरत क्यों है? ऑप्शन ए हो जाएगा रोगों से बचाव के लिए। तो फूड सेफ्टी जरूरी है, यानी फूड मतलब भोजन से सुरक्षा। ठीक है, अगला है चेडर चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए। 21 नंबर SMP का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो दूध का पुनः निर्माण में। अगला है फूड सेफ्टी में
HACCP का मतलब होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑप्शन ए। पनीर के निर्माण में स्टार्टर कल्चर का क्या रोल होता है, हो जाएगा बी नंबर, दूध में बैक्टीरिया डालना जो किण्वन करता है। अगला है फूड सेफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, ऑप्शन ए स्वच्छता को बनाए रखना, सेफ्टी को बनाए रखना। पनीर और छेना में मुख्य अंतर होता है, पनीर ठोस होता है और छेना नरम होता है, तो मुख्य अंतर यही होता है। और यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, सिंपल सा पूछेगा और आपको घुमा देगा, ठीक है। अगला है WMP को बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। आपको WMP का फुल फॉर्म थोड़ा दिमाग में बताओ क्या बताया जाता है। WMP को बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। सबसे पहले दूध को हम ड्राई करते हैं यानी सुखाते हैं, तो स्प्रे ड्राइंग। फूड सेफ्टी से जुड़े केमिकल हैजार्ड में क्या आता है, ऑप्शन ए कीटनाशक और हानिकारक रसायन आते हैं। चेडर चीज़ किस तरह के स्वाद के लिए जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए तीखा और नमकीन के लिए। अगला है मोज़रेला पनीर का रंग होता है कैसा होता है, तो सफ़ेद यानी वाइट होता है। अगला है फूड सेफ्टी का सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है, खाद्य विषाक्तता। SMP का मतलब किस दूध से बना होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी बिना बसा वाला दूध, बिना फैट वाला दूध। पनीर के निर्माण में दूध का pH कितना होना चाहिए साथियों, 4.6 होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए 4.6। फूड सेफ्टी के लिए HACCP क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए खाद्य पदार्थों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए है। अगला है पनीर का एजिंग प्रोसेस किसका उपयोग करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए तापमान और समय का उपयोग करता है। छेना को बनाने में दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है मोज़रेला पनीर किस तरह की दूध से बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी भैंस के दूध से बनता है, बी हो जाएगा भैंस के दूध। फूड सेफ्टी हैजार्ड को कम करने से पहला कदम क्या है, ऑप्शन हो जाएगा ए स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छता को बनाए रखना। अगला है WMP को बनाने के लिए दूध से क्या निकाला जाता है, तो दूध से पानी निकाला जाता है WMP को बनाने के लिए। अगला है पनीर में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चेडर पनीर की उत्पादन प्रक्रिया में सबसे अधिक समय किस चरण में लगता है, तो सबसे अधिक चरण समय जो होता है वो रिपेयरिंग में लगता है, रिपेयरिंग में। फूड सेफ्टी के अंतर्गत HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा संभावित जोखिमों की पहचान और उनका नियंत्रण करना। अगला है मोज़रेला पनीर की खासियत क्या है, ऑप्शन हो जाएगा ए ये खींचने वाला और बनावटी और ताजगी वाला होता है। फूड सेफ्टी में फिजिकल हैजार्ड में क्या आता है, ऑप्शन हो जाएगा ए धातु के टुकड़े, कांच के टुकड़े फिजिकल हैजार्ड में आता है, जो भौतिकी में आता है। पनीर बनाने के लिए किस प्रकार का दूध सर्वोत्तम माना जाता है, तो जो हाई बसा वाला दूध, उच्च बसा वाला दूध होता है वो होता है। WMP को स्टोर करने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है, ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे। पनीर किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन ए ठंडा करके और जल में वातावरण में रखा जाता है। अगला है फूड सेफ्टी की परिभाषा। देखो मित्रों ये हमने 46 तक ही रखेंगे, ठीक है। और अगला जो है क्योंकि 4 क्वेश्चन इसके रिमूव कर दिए गए, वो आपकी रिपीट हो गए थे, ठीक है, 2-3 बार। तो फिर हम एक नंबर वीडियो पुनः क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ और इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। तो लगभग 50 क्वेश्चन हमने काफ़ी कम समय में 8 मिनट के अंदर ही कर लिए हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल अन्य क्या करते हैं, इन्हीं 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन रिपीट फायर बना देंगे, 1 घंटे तक घुमाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ये 50 क्वेश्चन ये भी हैं, 46 क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चन की वो ताकत है जो आपको बैक से भी बचा सकते हैं, केवल यही 46 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, हर वीडियो की काफ़ी अहमियत होती है और वो आप एग्जाम हॉल में देख सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। और आज जो है BSc एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर जो आपका डेयरी फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज चल रहा था, उसी को लेके ये 5वां वीडियो लेक्चर है और आपका ये सिलेबस के अनुसार लास्ट वीडियो है, ठीक है। मतलब आज आपका जो भी छूटा था ये सब करा देंगे। इनकी सबकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, जो दिए हैं, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है और इनसे कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, केवल फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बाकी कुछ पूछेगा वो मैंने करा दिया है, ठीक है। और इसके बाद में 6ठा वीडियो जो आएगा वो मास्टर वीडियो होगा, उसमें आपके सारे के सारे MCQs एक ही जगह पे कवर अप मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी डाउट है वहाँ पे सारे डाउट आपके हो जाएंगे, जो भी चीज़ आपके समझ नहीं आती होगी वो सारी चीज़ वहीं पे मैंने कवर करा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इस वीडियो में, पहला क्वेश्चन है फूड सेफ्टी की परिभाषा क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी खाद्य को सुरक्षित रखना जिससे रोग ना फैले। तो कोई भी खाद्य उसको सुरक्षित रखना, ठीक है, जिससे कोई रोग ना, और ये फूड सेफ्टी के अंतर्गत आता है। तो फूड की सेफ्टी यही है, ठीक है। अगला है फूड सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य होता है सी नंबर रोगजनकों से भोजन को मुक्त रखना। जो भी रोगजनक होते हैं, पैथोजन होते हैं, उनसे जो है भोजन को क्या करना, मुक्त रखना। फूड सेफ्टी में कौन सा हैजार्ड शामिल नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल हैजार्ड नहीं होता है, बाकी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। ये कहाँ से आ जाएगा फिजियोलॉजिकल,
ठीक है। अगला है HACCP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है HACCP के कितने मुख्य सिद्धांत होते हैं? तो भाई सिद्धांत होते हैं 7, यही इसके अंदर, अगर जितना बाई डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को, लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी कानपुर पूछेगी वो इतने पूछेगी। इसके कितने सिद्धांत होते हैं? ठीक है, तो 7 होते हैं, फुल फॉर्म ध्यान रख लो, और इसके चरण जो भी आएंगे वो बता देंगे, बाकी कोई भी ज़्यादा पढ़ोगे तो समय बर्बाद होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। अगला है ISO 22000 स्टैंडर्ड किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर बी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट से संबंधित होता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन आपको केवल ध्यान रखना है ISO 22000 स्टैंडर्ड जो होता है आपका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो आपके सब्जेक्ट से डायरेक्ट संबंधित है। अब आप अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगेगा बहुत डीप में पूछते हैं, कोई डीप में नहीं पूछ दिया है, बल्कि ये आपके सिलेबस का जो पार्ट था उस सिलेबस के पार्ट से सबसे सरल क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, तो केवल आपने सिलेबस नहीं देखा है, हो सकता है आपके लिए कठिन हो जाए। TQM का अर्थ होता है, क्या होता है? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM होता है। किसी भी, जैसे हमारा मिल्क का अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देखेंगे, उसमें जो भी फैट होता है, जो भी प्रोटीन होता है, उसका टोटल क्वालिटी देखेंगे क्या है, तो वो TQM से उसका मापते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो जो खाद्य के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगला है फूड वॉर्न इलनेस के लिए मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी दोनों। कौन कौन? अधपका खाना और प्रदूषित पानी, दोनों फूड ब्रॉन इलनेस का कारण बनते हैं। फूड सेफ्टी में रिस्क का क्या अर्थ है? तो रिस्क का मतलब होता है भोजन से स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान, ये रिस्क होता है। HACCP में CCP का मतलब क्या होता है? तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCP का फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, क्रिटिकल। और ये HACCP में ही जब डीप में जाएंगे तब ये प्रक्रिया मिलती है। जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है वो CCP का फुल फॉर्म होता है, CCP। अगला है फूड सेफ्टी में बायोलॉजिकल हैजार्ड में कौन शामिल है? तो बायोलॉजिकल हैजार्ड में बैक्टीरिया और वायरस शामिल होते हैं। अगला है, और देखो विषैले रसायन तो ये केमिकल हैजार्ड में हो जाएंगे, धातु के टुकड़े और प्लास्टिक के फिजिकल हैजार्ड में, और बैक्टीरिया और वायरस जो भी होंगे वो बायोलॉजिकल हैजार्ड में शामिल हो जाएंगे। तो जो भी हैजार्ड दिए हुए उनके उदाहरण पूछेगा और बाकी कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी जो पूछने वाला होगा सारे MCQs में कवर करा दिया गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है केमिकल हैजार्ड का उदाहरण कौन सा है? तो केमिकल हैजार्ड का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक अपशिष्ट, 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन है फिजिकल हैजार्ड में कौन शामिल है? अब देखो फिजिकल हैजार्ड में क्या होगा वही बताए थे, कांच के टुकड़े, विषैले पदार्थ केमिकल, बैक्टीरिया कैसा हैजार्ड है, बायोलॉजिकल, कीटनाशक कैसा है, केमिकल हैजार्ड। ठीक है। अगला है 15 नंबर फूड सेफ्टी में TQM का योगदान होता है, बी नंबर गुणवत्ता में सुधार और नियंत्रण, बता दिया था, हिंदी में दे दिया है उसको। ISO 9001 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर, ये भी ISO ध्यान रखना। ठीक है, ISO का फुल फॉर्म किसी को पता है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक बार क्लियर बताओ क्या है। 17 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है फूड सेफ्टी में रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है खतरे की पहचान और उसका एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला है 18 नंबर फूड पॉइजनिंग रोकने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? तो फूड पॉइजनिंग यानी जो फूड का जहर होता है उसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले उसको उचित रूप से पकाना चाहिए, संग्रहण अच्छी जगह पे होना चाहिए और साफ़ सफाई होना चाहिए, वरना पॉइजन हो जाएगा। 19 नंबर है बेसिक वाटर टेस्ट में पीएच महत्व क्या होता है? पीएच का, तो बेसिक वाटर टेस्ट में पीएच का महत्व होता है पानी की अम्लता व क्षारीयता को मापना। वाटर में TDS का मतलब होता है ए नंबर ऑप्शन, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन मित्रों वाटर की बायोलॉजिकल जांच में कौन शामिल है? ऑप्शन हो जाएगा ए कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। फूड सेफ्टी में HACCP का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी जोखिम को कम करना, जोखिम को कम करना। अगला है 23 फूड रिकॉल सिस्टम का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए उत्पाद वापस लेना जब वह सुरक्षित ना हो। 24 नंबर हो जाएगा फूड सेफ्टी कल्चर का मतलब होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगठित तरीके से खाद्य सुरक्षा को अपनाना, बी हो जाएगा। फूड हैंडलर्स के लिए हाइजीन क्यों जरूरी है? तो हाइजीन जरूरी है खाद्य प्रदूषकों को रोकने के लिए, बी नंबर। ISO सीरीज में कौन सा मानक फूड सेफ्टी के लिए है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ISO 22000। अगला है 27 नंबर फूड एडल्ट्रेशन से फूड सेफ्टी पर क्या असर पड़ता है? बी नंबर हो जाएगा खाद्य असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 28 नंबर है फूड सेफ्टी ऑडिट किस लिए किया जाता है? ताकि सुरक्षा नियमों का पालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो जाए। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक मुख्य घटक कौन सा है? तो HACCP ऑप्शन ए। अगला है कंटेमिनेटेड वाटर से फूड सेफ्टी पर प्रभाव क्या पड़ता है? ऑप्शन हो जाएगा बी खाद्य प्रदूषित हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं।
31 नंबर है, फूड सेफ्टी में केमिकल रेसिड्यूज का पता कैसे लगाया जाता है? तो रासायनिक परीक्षण द्वारा। अगला है, फूड पैकेजिंग का फूड सेफ्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संरक्षण और प्रदूषण से उसकी सुरक्षा होती है। कंज्यूमर अवेयरनेस का फूड सेफ्टी में योगदान है, क्या योगदान है? तो सुरक्षित खाद्य विकल्प को चुनना। फूड सेफ्टी में ट्रेनिंग का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। फूड सेफ्टी में बायोलॉजिकल हैजार्ड को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, उबालकर और साफ सफाई से, दोनों तरीके से। फूड सेफ्टी में ISO 22000 के मुख्य तत्व क्या हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जोखिम प्रबंधन और HACCP। अगला है, फूड सेफ्टी में रिस्क को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो जाता है, ऑप्शन ए, उचित तापमान पर खाने को रखना। फूड सेफ्टी में फूड कंटेमिनेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन हो जाएगा बी, खाद्य में अनचाहे पदार्थ का आना। ठीक है। अगला है, फूड सेफ्टी में HACCP का पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा हैजार्ड का एनालिसिस करना। फूड सेफ्टी में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का महत्व है, ऑप्शन हो जाएगा बी, नियंत्रण बिंदु जहां खतरे को रोका जाता है वहां पे CCP होता है। फूड सेफ्टी में TQM क्यों जरूरी है? ऑप्शन हो जाएगा बी, गुणवत्ता सुधार और ग्राहक की संतुष्टि के लिए TQM बहुत जरूरी हो जाता है। फूड सेफ्टी में ISO 9001 का क्या उद्देश्य? गुणवत्ता का प्रबंधन करना, बी नंबर। फूड सेफ्टी में वाटर टेस्टिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन हो जाएगा बी, खाद्य को प्रदूषित करने वाले तत्वों की जांच करने के लिए। अगला है, फूड बोर्न पैथोजन से बचने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, ऑप्शन नंबर डी, सभी, प्रॉपर कुकिंग, रेफ्रिजरेशन, क्लीन टेंसिल्स। अगला है, फूड सेफ्टी में HACCP को कब लागू किया जाता है? तो उत्पादन के हर चरण में HACCP लागू, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो आपके यहाँ जो HACCP सबसे पहले तो फुल फॉर्म लागू करो, फिर उसके अंदर जो भी क्वेश्चन बने कोई छोड़ के नहीं जाना, सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HACCP काफ़ी ज़्यादा सिलेबस में आ जाता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है ना। अगला है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन सा है? तो HACCP प्लान सबसे महत्वपूर्ण, कहीं भी ऑप्शन में देखिए HACCP आँख मीच के लगा देना, सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आने वाले हैं नहीं। अगला है, फूड सेफ्टी में फूड हैंडलर्स को क्या करना चाहिए? तो डी नंबर हो जाएगा, हैंड्स वॉश करना, ग्लव्स होते हैं वो पहनना और स्वास्थ्य परीक्षण करवाना, तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। फूड सेफ्टी में केमिकल हैजार्ड को कैसे कम किया जाता है? सी नंबर हो जाएगा, तो कीटनाशकों का उचित उपयोग और खाद्य में रसायनों की जांच करके दोनों तरीके से फूड सेफ्टी में केमिकल हैजार्ड को कम करेंगे। 49 नंबर है, फूड सेफ्टी में ISO 22000 की भूमिका क्या है? ऑप्शन हो जाएगा बी, खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती हूँ। अगला है 50 नंबर और आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लें, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, 61 नंबर पेज का PDF पूरा हो गया। फूड सेफ्टी में HACCP किसके लिए जिम्मेदार है? तो साथियों फूड कंटेमिनेशन के लिए, उसको रोकने के लिए जिम्मेदार है। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। तो मित्रों प्लीज़ ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे होंगे, 5 वीडियो आपके हो चुके हैं, तो 5 वीडियो का मतलब 250 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और लगभग हम 100 क्वेश्चन और जो होंगे, जो रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी करा देंगे अगले वीडियो में। इसके बाहर आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी पढ़ेंगे आप अपना समय बर्बाद करेंगे। इन्हीं वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ देख लो, एक वीडियो जो होता है उसको आप एक बार देखते हो तो क्या होता है, आपके क्वेश्चन अगर 5 हो रहे हैं, ठीक है, और अगर आप दूसरी बार देखोगे तो वो आपके 4 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, फिर तीसरी बार वीडियो देखोगे तो 2 क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने ढंग से वो वीडियो को देखा है। ठीक है, अदगल गगरी छलकत वाला हाल करोगे तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो हर वीडियो को अगर 2-3 बार देखोगे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी फ़ायदेमंद रहोगे। कोई भी चीज़ पढ़ो, ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ो, वही चीज़ काम आती है, वरना 1000 चीज़ पढ़ो और एक बार पढ़ो फिर दिक्कत जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो रिवीजन ढंग से करते नहीं हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर दोबारा नया पढ़ने लगते हैं। बल्कि जो स्मार्ट लोग होते हैं उन्होंने पढ़ाई भले ना की हो, वो एग्जाम के टाइम अच्छे से पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें एक रिलायबल सोर्स पे विश्वास करना है। अगर आप एग्री ज्ञानपीठ के तक पहुंच चुके हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो प्लीज़ कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास बनाए रखें और आप पेपर दे रहे हो खुद समझ रहे होगे। अगर आपको लगता है कि एग्री ज्ञानपीठ से नहीं देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप एक ही बार वीडियो को देख लेते होगे और 2-3 बार वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, जो बातें बताई जाती हैं उनको समझें। हम बीच बीच में इतनी बातें बता देते हैं कि उन्हीं से आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और मैं एक ऐसा वीडियो लाता हूँ जिसमें हर विषय से संबंधित हर विषय में बताता हूँ कि तुक्का कैसे लगाएं, इस विषय में ये विकल्प ज़्यादा आएंगे, इस विषय में इस चीज़ को ज़्यादा पकड़ना, इस विषय में ये चीज़ बहुत सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी, इस तरीके से इसमें सिलेबस के अनुसार तुक्का लगाना। तो हर चीज़ में मैं हर सिलेबस में लगभग ये वीडियो लाता हूँ, और अब की 2-3 दिन से इस प्रकार का वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो नहीं प्लेलिस्ट में वैसा मिल रहा है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारे वीडियो आपको एक ही जगह पे हायरार्की में मिल जाएंगे।
फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको तुरंत तत्काल ही बता देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मित्रों, सभी से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कई कोई वीडियो ऐसे होते हैं जिस पे 100 व्यूज हो जाएंगे लेकिन लाइक कितनी होगी, 0। हम भी नहीं करते हैं गुस्से में। तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें, मनोबल बनाए रखें, वरना मनोबल नहीं बनेगा तो ये बीच में ही बंद हो सकता है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।